हाय गाइस, मैं हूँ दिवांशिका मजुमदार और आज मैं पार्ट 2 करूंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का। पार्ट 1 चैनल में दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिए क्योंकि इसके आगे पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 नहीं समझ पाएंगे तो पार्ट 2 ज़्यादा आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में अबाउट वैक्सीन तक किया था। वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा था, इस स्लाइड तक हमने पढ़ा था। तो इसके बारे में मैंने सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल फर्टिलिटी होता है उसका इंक्रीज कैसे हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इसका मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रही हूँ। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को पहले तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फिर सॉइल में डालते हैं। ठीक है, सॉइल में डाल के फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। वही माइक्रोब्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। हमने आगे पढ़ा था कि राइजोबियम ऐसा करता है, पर इसके आगे हम और अच्छे से जानेंगे। ये ऐसा एक छोटा सा स्लाइड था, इसके आगे हम और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप जानकर समझ सकेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेस क्या होता है, नाइट्रोजन क्या मतलब किस लिए ज़रूरत होता है, कैसे होता है, वही सब हम उसमें अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी हम जाते हैं अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्मफुल microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ये हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज में, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब पैथोजन से ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग में डिजीज फैलाता है, प्लांट्स में डिजीज फैलाता है, एनिमल्स में भी डिजीज फैलाता है। ऐसे डिजीज को हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। ऐसे मतलब डिजीज को नहीं, ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये जो पार्ट है ये ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम अच्छे से प्लांट्स फिर एनिमल्स मतलब तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। आगे हम ह्यूमंस के लिए जान लेते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हमारे नॉस्ट्रल से जो ब्रीथ जाता है उसमें क्या होता है, पैथोजेंस होता है। मतलब पैथोजेंस अगर एंटर होगा तो एयर से हो सकता है। द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। वाटर से भी हो सकता है जो हम पीते हैं, और फूड भी हो सकता है जो हम खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये मतलब ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि कोल्ड कॉमन फ्लू हो गया। कॉमन फ्लू जैसे अभी आपके घर में किसी को हुआ है तो आपको भी ये होगा। आप आप उसके पास रहोगे तो आपको भी होगा। जैसे कि मम्मी बोलती है हमें, जब हमारे भाई बहन या किसी को भी घर में फीवर होता है तो हमें बोलती है मम्मी कि मत जाओ, उसके पास मत जाओ, अभी उसके पास से दूर रहो। क्यों बोलती है? क्योंकि उससे हमारे ऊपर ट्रांसमिट हो सकता है। Microbial diseases can spread from an infected person to a healthy person through air. कोई भी मतलब हेल्दी पर्सन भी होगा तो इन्फेक्टेड पर्सन से जरूर उसका ट्रांसमिट हो सकता है, एयर से, वाटर से, फूड से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से। और ये जो मतलब जो जो हो रहा है, जो जो डिजीजेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अभी यही जो डिजीजेस है इनमें कॉलेरा भी आ जाता है, कॉमन कोल्ड भी आ जाता है, चिकन पॉक्स भी आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाता है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. इसीलिए मम्मी जाने मना करती है कोई भी अगर किसी को कोल्ड होगा तो। क्योंकि देखिए मतलब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि क्लास में अगर आप जब स्कूल जाते हैं तो क्लास में अगर किसी को होगा, अगर आपके बगल वाले को कोल्ड, कॉमन कोल्ड होगा
तो आपको भी कुछ दिन बाद हो जाएगा, होगा कि नहीं? वैसे ही मतलब अगर वो क्या करेगा, जब उसको फ्लू होगा तो वो छींकेगा, छींकने के बाद जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके अंदर जाएंगी, और उसमें जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा वायरसेस होते हैं जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड कर जाता है। The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. यही आप उनके सामने जाके ब्रीदिंग कर रहे हो तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो आपके अंदर जाएगा और उससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, ठीक है? There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. ऐसे मतलब कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर्स जैसे माने जाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। अभी आपने देखा होगा अनकवर्ड जो फूड्स होते हैं उसमें हाउस फ्लाई बैठते हैं। वो क्या करते हैं, इसीलिए हमें जो अनकवर्ड फूड है वो नहीं खाना चाहिए। हाउस फ्लाई जो है वो क्या करता है, स्टूल पर बैठता है, कोई भी एक्सक्रीटा गार्बेज कुछ भी होगा, एनिमल एक्सक्रीटा उसके ऊपर बैठता है फर्स्ट में फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होता है वो। फिर उसके ऊपर उसके जो लेग्स में जो होता है वो पैथोजेंस लग जाती है, ठीक है, पूरे मतलब पूरे बॉडी में ही लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वही जब अनकवर्ड फूड में बैठता है तो पैथोजेंस क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए मतलब अगर वो अनकन मतलब अगर वो ढका हुआ फूड नहीं है तो हम सिक हो सकते हैं, ठीक है? Whoever eats a contaminated food is likely to get sick. तो सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमें छोटे से हमें एक हैबिट दिया गया है या फिर हमें एक सीख दिया गया है कि हमें कोई अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। ये काफी ज्यादा आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ये जो कैरियर है इसमें और एक एग्जाम्पल आगे हमने देखा, हाउस फ्लाई एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है एनोफिलिस मस्कीटो। ये फीमेल होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ही मलेरिया को कैरी करता है, ठीक है? वो एक पैरासाइट होता है, उसका नाम है पैल्स्मोडियम। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अभी आपने देखा कि मलेरिया का जो कैरियर है उसका नाम है एनोफिलिस मस्कीटो, और फीमेल एडिस मस्कीटो का फीमेल एडिस जो मस्कीटो है वो डेंगू वायरस कैरी करता है। अभी हम इसके कुछ कैसे हम इसको रोक सकते हैं मलेरिया या डेंगू को, ये कुछ हम बेस देख लेंगे। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। ये बहुत एक मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि मस्कीटोज कहाँ ब्रीड करते हैं। मस्कीटोज, ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, ठीक है? हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। कोई आपको जब भी आपने कभी देखा होगा जैसे मम्मी कुछ भी धोकर अगर बालकनी में रखती है तो क्या करती है कि मतलब जो यूटेंसिल होता है उसको उलट देती है। क्यों उलट देती है? क्योंकि जो वाटर होता है वो उससे क्या करता है कि नीचे चला जाता है, मतलब वो स्टोर नहीं होता। क्यों? स्टोर होने से क्या होता है कि उसमें मस्कीटो ब्रीडिंग हो सकती है, ठीक है? अभी ये जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं इंडिया में, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं, उसमें पानी होता है, उसमें ज़्यादातर मस्कीटोज़ ब्रीड होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे होते हैं वहाँ पर जब पानी भरा होता है उधर काफ़ी ज़्यादा मच्छर उगते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर कहीं भी आपको दिखता है कि कहीं पर भी वाटर कलेक्ट हुआ हुआ है वो आपको फेंकना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अभी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई करने से प्रिवेंट मतलब हम ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अभी आप ये एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? लिस्ट बनाइए, फिर देखिए आप फिर उसी के तहत आप एक्शंस ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे।
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, हमने अब तक पढ़ा था ह्यूमंस का, अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स का। तो several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. काफी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होते हैं या फिर प्लांट्स में नहीं होते हैं, वो एनिमल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स जो होता है वो एक मतलब डेंजरस डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है, एक बैक्टीरियम के थ्रू होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फुट और माउथ का जो डिजीज कैटल का डिजीज है वो क्या होता है कि वायरस के थ्रू, मतलब वायरस के थ्रू ही कॉज होता है। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि वायरस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अभी प्लांट्स हमने अभी पढ़ा कि एनिमल था, ह्यूमन था। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स, प्लांट्स को लेकर, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. अभी जो मतलब काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज, एप्पल और भी कई सारे प्लांट्स में मतलब वायरस ट्रांसमिट करते हैं, डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं, जो कि उनके जो क्रॉप्स का जो यील्ड होता है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। ये कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है। ओके, अभी हम जाएंगे फूड पॉइजनिंग में। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कैसे हो सकता है? जैसे कि स्पॉइल्ड, अगर आपके अगर फ्रूट बास्केट में कोई भी रॉटन एप्पल रखा होगा, आपने बाय चांस उसे खा लिया, तो क्या हो सकता है? आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जब हमारे फूड पर ग्रो करते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये काफी ज्यादा सीरियस इलनेस दे सकते हैं और डेथ भी दे सकते हैं। सो इट इज वेरी important that we preserve food to prevent it from being spoiled. ये जो मतलब ये आपका एक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए एक अच्छा सा हिंट है कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जैसे समझ ही रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, क्यों होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड को प्रिवेंट करना पड़ेगा ताकि वो स्पॉयल ना हो। इसके इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम इधर काफी सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड के बारे में। तो salts and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. सॉइल और जो सॉल्ट्स है, जो एडिबल ऑयल है, वो कॉमन केमिकल्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने का एक तरीका है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव्स इसीलिए उस उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा अचार जो होता है वो हम काफी दिन तक खाते हैं। क्यों खाते हैं, मतलब कैसे खा सकते हैं हम? एडिबल ऑयल ऐड होता है, सॉल्ट ऐड होता है, इसीलिए हम उसे अच्छी तरीके से बहुत दिन तक रख के खा सकते हैं। Therefore, we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. यही होता है, सॉल्ट हम ऐड करते हैं, एसिड प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं पिकल्स में ताकि माइक्रोब्स का अटैक ना हो। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव के नाम है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आ सकता है, गिव एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. ये जैम्स और स्क्वाशेस की स्पॉइलेज को मापने के लिए भी यूज होता है।
अभी हम एक नेचुरल मेथड देख लेंगे, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम कॉमन सॉल्ट से कैसे कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट जो है वो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए काफी आगे से यूज होता आया है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट होता है, फिश होता है, कि क्या करते हैं कि ड्राई सॉल्ट जो होता है, आपने देखा भी होगा, जो अ, आपने एक चीज देखा होगा कि जो ड्राई फिश मिलता है ना कंटेनर्स में या फिर कहीं पर मतलब मच्छी बाजार में बैठते हैं ड्राई फिश लेके। वो ड्राई फिश फर्स्ट में क्या करते हैं पता है? ड्राई फिश में अच्छे से नमक लगाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। तो नमक क्यों लगाते हैं? नमक इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियाज का ग्रोथ है वो रुक सके। हमने तो उसको ड्राई तो कर दिया, पर अभी उसको तो अच्छी तरीके से हमें प्रिजर्व भी करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्ट डालते हैं। Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. जो salting होता है वो आंवला प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, रॉ मैंगोज के लिए यूज होता है, टैमरिंड के लिए यूज होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो हमने आगे क्या देखा? प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। अभी हम देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैम जो होता है, जेली जो होता है, स्क्वॉशेस जो होते हैं, जो स्क्वॉशेस मतलब ड्रिंक होता है, वो हम जो प्रिजर्व करते हैं वो शुगर से ही प्रिजर्व होता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देता है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो कर देता है, जो कि फूड को स्पॉइल करने में मदद करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस में चले जाते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। ऑयल होता है, विनेगर होता है, वो क्या करता है? पिकल्स के स्पॉइलेज को रोक देता है, क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज नहीं रह सकते। Vegetables, fruits, fish and meats are often preserved by this method. यही मेथड से फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट ज्यादातर प्रिजर्व किए जाते हैं। इसके बाद हम एक अच्छे से मेथड में जाएंगे, मतलब ये काफी ज्यादा इजी है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये एक ट्रीटमेंट है, ये भी प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी, सभी की मम्मी ऐसा करती है, जो मिल्क होता है वो क्या करते हैं कि बॉयल में बैठा देती है स्टोर करने के आगे। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग जो होता है ये काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको मार देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही हम अपना जो फूड है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक देता है, ठीक से ग्रो नहीं होने देता। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microorganism. Pasteurized जो मिल्क होता है, आपने देखा होगा, हम लोग अमूल का दूध जब लेते हैं उसमें कुछ कुछ अच्छे मतलब फैट फ्री होता है, अमूल ताज़ा होता है, अमूल गोल्ड होता है। वैसे ही अमूल का एक न्यू आया है पैस्चराइज मिल्क। वो पैस्चराइज मिल्क होता क्या है? वो क्या करता है कि मतलब पैस्चराइज मिल्क हम जब घर में रखते हैं तो वो क्या करता है, हम जो बॉईल करते हैं वो हमें पैस्चराइज मिल्क में कोई ज़रूरत नहीं है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. ये आपको बोला गया है, ये आपको फैक्ट्री की बात बोली गई है कि मिल्क फर्स्ट में हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस। ये 700 सी लग रहा है, पर ये 70 डिग्री सेल्सियस है। 70 डिग्री सेल्सियस में उसे पहले हीट किया जाता है,
15 टू 30 सेकंड्स के लिए, सिर्फ 15 टू 30 सेकंड्स। उसके लिए क्या उसके बाद क्या करते हैं, सडनली चिल कर देते हैं, फिर स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। दिस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसी को पैस्चराइजेशन कहते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसने डिस्कवर किया था। नाम है लुइस पास्चर, ठीक है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद आ जाता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. अभी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स फर्स्ट में फैक्ट्री से कटते हैं, फिर क्या करता है कि सील्ड जो एयर टाइट पैकेट्स हैं उसमें रख दिया जाता है, फिर उनको बेचा जाता है, ताकि कि क्यों उनको सील्ड एयर टाइट किया जाता है, ताकि उनमें माइक्रोब्स घुस ना सके, उनमें अटैक ना करे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चार्ट में ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आप जरूर से अच्छे से पढ़िएगा। इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organisms as a part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का एक पार्ट है, क्लोरोफिल का एक पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है, विटामिन्स का भी पार्ट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कोई भी प्लांट या एनिमल डायरेक्ट नहीं ले सकता। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। कुछ कुछ बैक्टीरिया, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ध्यान से सुनिए। certain certain bacteria and blue-green algae, कुछ कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ये कौन सा आप ग्रीन एल्गे मत लिखना एग्जाम में, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गे लिखना। एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या करता है, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देता है। उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको अच्छे से ले पाता है, अच्छे से कंज्यूम कर पाता है। It can be utilized by plant from the soil through root system. ये क्या करता है, रूट सिस्टम से लेता है, रूट सिस्टम से जो नाइट्रोजन है उसे लेके प्लांट अपने में swallow कर लेता है। Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. नाइट्रोजन का यूज क्या है कि वो जो होता है प्लांट के जो प्रोटीन्स है और अदर कंपाउंड्स है उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। Animals feeding on plants get those proteins and other nitrogen compounds. ये एक साइकिल बन गया, देखिए। फर्स्ट में ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर कोई बैक्टीरिया से ले रहा है, प्लांट ले रहा है, प्लांट को क्या कर रहे हैं कि हम खा रहे हैं। वो जो प्लांट है उसमें जो नाइट्रोजन है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एनिमल्स या फिर ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि हमें नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। तो इसी तरह मतलब इसको हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू, इसमें मैंने डाला नहीं है पर आपके बुक में भी दिया हुआ है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही कहते हैं। जैसे कि ग्रीन एल्गी जो होता है वो क्या करता है कि मतलब जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन देता है और उसके बदले प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको शेल्टर देता है, ठीक है। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक शॉपकीपर को पैसे दिए, उसने मुझे कुछ सामान दिया, उसने मुझे दूध दिया, बटर दिया, ब्रेड दिया या फिर कुछ भी दिया।
उसको हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे फिर। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste and nitrogenous compounds to be used by plants again. तो ये जो स्लाइड है इसमें हम मैंने बोला है कि मतलब प्लांट से कैसे फिर से नेचर में जाता है, मतलब इसका तो एक साइकिल होना ज़रूरी है, वरना तो एनवायरनमेंट में हमेशा के लिए नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, कोई भी एनिमल डाई हो जाता है, कोई भी प्लांट्स डाई हो जाता है, वो फिर क्या करता है, बैक्टीरिया या फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वही नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या करता है, मतलब अभी फिर से वही नाइट्रोजन कंपाउंड फिर से नेचर में चला गया, अभी वही फिर प्लांट्स के द्वारा फिर यूज होगा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रो ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। अभी जो कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए भी कुछ कुछ बैक्टीरिया चाहिए जो कि नाइट्रोजन गैस को फिर एटमॉस्फेयर में डाल देता है। As a result, the percentage of nitrogen in atmosphere remains more or less constant. इसी के लिए जो होता है एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहता है, सब कुछ बैलेंस रहता है, ठीक है। इसके इसका एक चार्ट है, मतलब फ्लो चार्ट है एक्चुअली, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो पहले क्या करता है कि मतलब पहले तो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, लाइटनिंग का एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिर कंपाउंड्स ऑफ सॉइल नाइट्रोजन इन द सॉइल, मतलब ये जो है, ये मैं इतना बड़ा, मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको मैं काम मतलब आप अच्छे से समझिए। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद कीजिए, मैंने समझा दिया है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe। थैंक यू।